दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज है नतीजों का दिन और इन नतीजों में क्या महंगाई बेरोजगारी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बनी? या महंगाई बेरोजगारी आज देश में कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं? इसको लेकर मेरे सहयोगी प्रवीण गौतम तो मेरे साथ जुड़े ही है, लेकिन युवा हल्ला बोर्ड के संस्थापक अनुपम जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, तमाम चैनल्स ये बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इस बात को खुलकर करने में कोई गुरेज नहीं कि 3 जगह चुनाव हुए, एमसीडी, इसके अलावा गुजरात और हिमाचल, तीन में केवल एक जगह सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी ने सरकार बनाई है, जो कि ऑब्वियस था। गुजरात में बीजेपी का आना किसी को कोई सरप्राइजिंग नहीं था। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है जो बहुत धीमे से बड़े करीने से जमीन पर कहीं अपनी आवाज एक सुनाने या वोटर के बीच एक मुद्दा बन रहा है? देखिए, बेरोजगारी कुमकुम जी मुद्दा तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये सिर्फ मैं ऐसा कह रहा हूँ इसीलिए दर्शकों को आपके मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी को लेकर कई बड़े एजिटेशंस देखे। हमारे युवा लाबोल आंदोलन के माध्यम से ही जब एनटीपीसी ग्रुप डी का विरोध हुआ, आपने देखा देश भर में किस तरह का आक्रोश दिखा। अग्निपथ के विरोध में जब प्रदर्शन हुए, जब हम जैसे लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, तो उस वक्त वो आक्रोश ही तो था, लोगों का असंतोष ही तो था बेरोजगारी जैसे सवाल पे, जिसके कारण ये सब दिखा। तो पहली बात तो ये कि बेरोजगारी मुद्दा है और वो जमीन पर मुद्दा है और वो लोगों का मुद्दा है। दूसरी बात, आज हम चुनावी परिणाम के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें कर रहे हैं, और जब हम चुनावी परिणाम के परिप्रेक्ष्य में ये सब देखते हैं, तब कई बार लगता है कि क्या सच में ये मुद्दा है या फिर हमको बीच-बीच में यूं ही दिख जाता है कहीं पे। देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ और पिछले कुछ वर्षों से लोगों के बीच रहना, घूमना, संवाद करना, आपको ध्यान में होगा अभी पूरा अगस्त-सितंबर का महीना मैं लगातार हल्ला बोल यात्रा में था, लोगों से संवाद कर रहा था। देखिए, मुझे ये समझ में आया कि लोगों के लिए तो ये ज़रूर बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग इस बात को समझते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में जो भाजपा है और या जो कई राज्यों में भी है, उनकी विफलता है बेरोज़गारी, महँगाई जैसे सवाल पर। लेकिन साथ ही साथ इस वक़्त का जो राजनीतिक विमर्श है, ख़ास तौर पे जो चुनावी विमर्श है, उसमें से बेरोज़गारी जैसा मुद्दा इसलिए गायब होता है क्योंकि देखिए, जो लोग चैलेंजर्स भी हैं भाजपा को, उदाहरण के लिए जब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भाजपा को चुनौती देती है, तो उस तरफ से जिस तरह की राजनीति होती है, उसके जवाब में अरविंद भी कहते हैं कि नहीं, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए नोटों पे। आप समझिए, अगर हमारा देश इस वक्त मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ एक तरीके से धकेला जा चुका है, तो उसको नैतिक बल के साथ, उसको पूरे एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जिस तरह से चुनौती दिया जाना चाहिए था, वो विपक्ष की पार्टियां भी नहीं दे रही। इसी का नतीजा है। और वो जो बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवाल है, सरकार फेल हुई वो एक तरफ है, लेकिन इस असंतोष को, इस आक्रोश को विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी आर्टिकुलेट कर पाए हो, उसको अभिव्यक्त कर पाए हो सही ढंग से, ये भी नहीं हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। अगर मान लीजिए विपक्ष की पार्टियां आज इतने बड़े असंतोष के स्वर को तरीके का फोरम दे पाती, उसको एक बड़ा आंदोलन में तब्दील कर पाती अगर, तो हम जैसे लोग तो होते ही नहीं, युवा हल्ला बोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो मैं तो मानता हूं कि युवा हल्ला बोल जैसा आंदोलन इस देश में अगर चल रहा है, तो वो भी इस देश की मुख्य धारा की विपक्ष की पार्टियों का एक फेलियर है, इसलिए हम लोग हैं इस वक्त। नहीं बिल्कुल। तो ये काम तो विपक्ष के दलों का था। तो ये बड़ा कारण है क्यों बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवाल बहुत बड़े चुनावी फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये मुद्दा नहीं है। मैंने जो दो चीजों बिल्कुल को सेपरेट किया, ये बिल्कुल मुद्दा है और वो हमको अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के प्रदर्शनों में, मुद्दा तो रियल लाइफ बिल्कुल स्टोरीज में, डेटा में, आंकड़ों में, एनसीआरबी के आंकड़ों में, सुसाइड के डेटा में, सब जगह दिख रहा है। बिल्कुल मुद्दा तो है प्रवीण। अजीब विरोधाभास है। एक तरफ हम देखते हैं तेजस्वी यादव बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर चुनाव बस जीतते जीतते हार जाते हैं। नेक टू नेक फाइट दी थी तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार के नाम पे। फिर हम देखते हैं हिमाचल में अग्निपथ को लेकर इतना गुस्सा था कि लोगों ने उसके विरोध पे एक तरह से वोट डाला। हर कोई कह रहा था कि अग्निपथ योजना को लेकर बहुत जबरदस्त विरोध है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी। फिर यहाँ हार हो रही है और दूसरी जगह जीत हो रही है। ये कैसा विरोधाभास है? देखिए कुमकुम, मुझे लगता है जैसे आपने बिहार का उदाहरण दिया, तो अनुपम जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं बिहार को। मुझे दूर से ऐसा लगता है कि बिहार में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को अकेले बेरोजगारी के मुद्दे पर इतना वोट नहीं पड़ा। वहाँ के जातीय और धर्म के समीकरण जो है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और
दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है, हम जैसे पत्रकारों को भी, अनुपम जैसों को भी मानना पड़ता है कि धर्म इस देश में शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन निर्णायक फैक्टर साबित नहीं हो पा रहा। ये कई सारे चुनाव साबित करते हैं। जहां पर धर्म और जाति हावी नहीं है उतनी ज़्यादा, वहाँ पर आपको मुद्दों पर चुनाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली में देखने को मिला। कोई किसी की अस्मिता का सवाल नहीं था। यही वजह है कि एक पार्टी खड़ी हुई जो अब 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने सीटें जीती हैं। तो क्योंकि दिल्ली में उतना कोई जाति और धर्म की राजनीति जब अरविंद केजरीवाल शुरुआत में आए तो नहीं थी। हालांकि मुझे लगता है कि अब धर्म की राजनीति में दिल्ली को भी लपेटने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि मुझे लगता है एमसीडी जैसे चुनाव में भी अगर बीजेपी को इतना वोट प्रतिशत मिला है, तो मुझे लगता है कि धर्म एक बड़ा मुद्दा है। अनुपम जी, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमने इस साल में देखी, वहां बेरोजगारी एक परसेप्शन, एक मुद्दा, एक चुनावी मुद्दा इसीलिए क्या नहीं बन पाया कि मीडिया उसे मुद्दा नहीं मानता? क्या आप मानते हैं? क्योंकि 2014 से पहले मैंने पत्रकारिता को 15 साल बिता लिए है। महंगाई डायन खाए जाते हैं गाना इतना बजाया करते थे हम टीवी पे, टीवी न्यूज चैनल में, कि कानों में तेल निकल जाता था। लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि एक खबर नहीं है तो लोगों को लगता है कि मुद्दा भी नहीं है। आपको लगता है कि इसको बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। और कई बार हम जिसको मोदी फैक्टर कहते हैं, वो असल में मीडिया फैक्टर होता है। मोदी फैक्टर के तौर पे जिस चीज को प्रेजेंट किया जाता है, हमारी देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जनता के मुद्दों को सामने लाकर सरकार को और सत्ता की जवाबदेही तय करे, वो लोग तो आज देखिए सत्ता का भोंपू बन गए हैं। और हर वक्त दिन रात लगातार पिछले कुछ सालों से जो देश में चल रहा है मीडिया के नाम पे, वो प्रोपेगेंडा और बिल्कुल बेशर्मी से किया जा रहा प्रोपेगेंडा है। आप देखिए, जिस गुजरात चुनाव की अभी बात हो रही है, उसी गुजरात में चुनाव से कुछ दिन पहले ही मोरबी में इतनी दुखद घटना हुई। ऐसी घटना हमारे देश में पहले कभी हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाए अगर, तो किसी की कुर्सी हिल जाती थी, किसी को इस्तीफा देना पड़ता था, चुनाव तो पलट ही जाता, बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। लेकिन वही मीडिया जो है ये बताने में लगा हुआ था कि देखिए लोग कैसे हैं, पब्लिक कैसी, इन्होंने झुला झुला के जो है झूला ही तोड़ दिया। मतलब बेशर्मी की हद यहाँ तक है। तो फैक्टर तो ये है ही, बिल्कुल फैक्टर है कि अगर, क्योंकि पब्लिक माइंड, पब्लिक परसेप्शन जो है उसको बिल्ड करने में तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है ना। हम जैसे लोग आंदोलन करें, सड़क पर प्रदर्शन करें, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चैनलों की जिनकी आज देश के हर ड्राइंग रूम में रीच है, जो हर डाइनिंग टेबल के डिबेट को वो रेगुलेट करते हैं कि रात को लोग डिनर करते वक्त किस मुद्दे पे बहस करेंगे, ये जो कुछ चंद लोग आज तय कर रहे हैं इस देश में, और जो कुछ चंद लोग हैं वो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब ये सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर इस वक्त हमारे देश में है। वरना देखिए, बेरोजगारी इस वक्त हमारे देश की मीडिया में सबसे बड़ा बहस होनी चाहिए थी। हर वक्त मजबूर कर दिया जाना चाहिए था पार्टियों को कि संसद से लेकर विधानसभाओं में बेरोजगारी पर प्रश्न हो, सवाल जवाब हो। ये मीडिया की जिम्मेदारी थी। हम जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमें जो है सो कवर नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। लेकिन जिस दिन हमारे आंदोलन में कोई कहीं से आके गलती से किसी ट्रेन में आग लगा दे अगर, या कोई उपद्रवी एलिमेंट आ जाए और कुछ कर दे, उस दिन आके फिर सब इंटरव्यू लेने आ जाएंगे कि भैया बताइए, आप लोग तो उपद्रवी लोग हैं, आपको रोजगार तो चाहिए नहीं। तो मीडिया का रोल तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि मीडिया इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन, मैं कई बार कहता हूँ, मीडिया इस वक्त जो है बिल्कुल दरबारी मीडिया हो चुकी है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अनुपम जी ने कहा कि बेरोजगारी की बात नहीं होती मीडिया में, मीडिया खुद की बेरोजगारी की बात भी नहीं करता। अभी रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया तो उसकी तो चर्चाएं हैं, लेकिन एक चैनल बंद हो गया अच्छा खासा, जिसमें 300-400 लोग बेरोजगार हो गए। खुद मीडिया की बेरोजगारी की चर्चा तक नहीं होती है। रोजाना चैनल खुलते हैं, बंद हो जाते, तो अपने अंदर की बेरोजगारी की चर्चा नहीं करते तो बाहर की बेरोजगारी क्या करेंगे। एक सवाल अनुपम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया काम की वजह से, मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, उसके बावजूद ऐसा ऐतिहासिक जनादेश मिलता है, तो क्या फिर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे कितना प्रतिशत मैटर करते हैं पब्लिक के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री को हटाना नहीं हटाना ये सब तो देखिए आज के समय में हो क्या गया है ना।
कि कहने को हमारा देश संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन प्रैक्टिस में ये इतना प्रेसिडेंशियल हो गया है। मतलब जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सीधा राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, हम विधायक सांसद चुनते हैं। आज ये हो गया है कि एक व्यक्ति है, एक पार्टी भी नहीं है, उस एक व्यक्ति के नाम पे वोट लेने की कोशिश होती है, और उस एक व्यक्ति ने कह दिया कि मुख्यमंत्री खराब है, हटा दो दूसरे को। जैसे चीफ सेक्रेटरीज को हटाते हैं वैसे चीफ मिनिस्टर्स को हटाया जा रहा है, और वो करने के बाद लोगों को ये मना लिया जाता है कि मोदी जी तो है ना जो खराब काम करेगा, उनको हटा देंगे, तो भाई वोट तो मोदी जी को देना है। तो उसमें मुख्यमंत्रियों को हटाया जाना, नहीं हटाया जाना, वो फैक्टर ही नहीं रह जाता उसके बाद। तो ये तो चलता रहेगा। देखिए, राजनीति केंद्रित एक व्यक्ति पर हो गई है। तो बेरोजगारी तो देखिए मुद्दा है, मैं जो बार बार बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है, लेकिन ये चुनावी परिणाम को प्रभावित कब करेगा, ये एक अलग सवाल है। मुद्दा है तभी तो आंदोलन और प्रदर्शन दिख रहे हैं हमें, उसके बिना कैसे प्रदर्शन होंगे इतने बड़े बड़े। बिल्कुल, इसी बात को मुद्दा प्रवीण तो है। आगे बढ़ाते हुए, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुपम। अगर बेरोजगारी मुद्दा ना होता तो हमारी चर्चा ही क्यों कर रहे होते कि तीन चुनावों में सिर्फ एक में बीजेपी को जीत क्यों मिली, उस राज्य में जो एक्सपेक्टेड था कि मिलेगी। बस इसी बात पर सस्पेंस था कि कितनी सीटें आ गई, क्यों एमसीडी में नहीं जीती बीजेपी, क्यों हिमाचल में हार गई बीजेपी। और दूसरा सवाल ये कि हम चर्चा कर रहे हैं जिस माध्यम से, वो एक पैरेलल मीडिया ही तो है, न्यू मीडिया जिसे हम कहते हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा है क्योंकि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, क्योंकि हम महंगाई की बात करते हैं, लोग हमको देखते हैं, लाखों में हमारे व्यूज आते हैं, हम सड़क पर चलते हैं इलेक्शन कवरेज के लिए, तो लोग हमारे साथ सेल्फी लेते हैं और गोदी मीडिया के नारे उन स्टार एंकर्स के आगे लगाते हैं जो अपनी स्टूडियो से अब निकलते हैं तो उनको डर लगता है। तो ये कह देना कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, ये शायद ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि निर्णायक मुद्दा है कि नहीं। अगर लाखों लोग हमें देखते हैं तो लाखों लोग उनको भी देखते हैं जो धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, जो वोटर्स को भिखारी बताते हैं और जनादेश का भी अपमान करते हैं। हालांकि जनादेश मोदी जी के पक्ष में भी आता है, तो उसमें भी देखो विपक्ष को भी मंथन करना चाहिए कि विपक्षी सरकारों में भी कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से आज जनता को धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है। अगर पूर्व की सरकारें बहुत अच्छी होती तो शायद इतनी अंधेरगर्दी नहीं आती कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और बकवास के नाम पर इलेक्शन लड़े जाते। धारा 370 जैसे मुद्दे अगर एमसीडी चुनाव में मैटर करते हैं तो फिर क्या ही कहे। मतलब लोकतंत्र की ऐसी हालत के लिए सब जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ। लेकिन वर्तमान में चूंकि सत्ता बीजेपी की है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है। दुर्भाग्य है कि धारा 370 और राम मंदिर के नाम पर अब तो पार्षद के चुनाव भी लड़े जाते हैं, विधायक सांसद तो छोड़िए। तो इसमें ये मैटर करता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अनुपम जी इस पे ज़्यादा बता सकते हैं कि कई बार हम भी बहुत सारे धरने कवर करने जाते, जैसे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल थी, टीचर्स की हड़ताल थी। जब लोगों पर मुसीबत आती है तो फिर सरकार की आलोचना करते हैं, चाहे किसान आंदोलन था। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर धर्म के ऊपर मामला आ जाता है। वही बेरोजगार जो अपनी बेरोजगारी का मुद्दा 2-4 महीने पहले उठाते, चुनाव में वो पलट जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। ये मुझे लगता है। अनुपम ज्यादा बता सकते हैं इस बारे में। यही मैं जानना चाह रही थी अनुपम जी, क्यों वोट पड़ जाता है इस बात पे कि मोदी जी डंका बजा रहे हैं पूरी दुनिया में, और यूक्रेन में जाके मोदी जी ने फोन किया, देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया। क्यों एक बेरोजगार जो अपने घर में अपने माता पिता से शायद ताने सुन रहा है कि भाई तुम्हें नौकरी कब मिलेगी, तुम 3 साल से तैयारी कर रहे हो, वो जाके कैसे वोट दे देता है फिर? मुझे लगता है वोट इसलिए दे देता है क्योंकि जो चुनावी फैसला होता है वो हमेशा एक क्या कहें उसको, एक रिलेटिव डिसीजन है, मतलब कि तुलनात्मक ढंग से लिया गया फैसला है। जब वोटरों को ये लगता है कि ठीक है ये तो एक तो रोजगार के सवाल पे फेल हो गए, लेकिन उसको जब लगेगा कि कोई दूसरा है जो हमको रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकती है, सुनिश्चित किया जा सकता है, तब जाके वो फैसला बदलेगा। जब तक उसको ये लगता रहेगा कि ये सरकार तो फेल हो ही गई है, लेकिन वो दूसरा भी आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी के नाम पे वोट देता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि भाई हमारे जाति का नेता हो, हमारे धर्म का नेता हो, तो वो फैक्टर बन जाता है। ये मंथन करने का विषय विपक्ष की उन पार्टियों के लिए है जो इतनी गंभीर परिस्थिति में भी, इतने बुरे हालात में जहां महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी देश में इस कदर बढ़ रही है, वहां पे भी अगर वो
क्रेडिबल वॉइस नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनको वोट दे तो वो इस स्थिति से निकाल लेंगे, ये मंथन का विषय तो विपक्ष का है। इसका जवाब उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनका ये मुद्दा है। मतलब अब कोई बेरोजगार है, उसको हम कहें कि भाई तुम बेरोजगार हो तो तुम क्यों इनको वोट नहीं दे रहे हो, भाई वो नहीं कन्विंस है दूसरे से ना। तो ये वो तो पीड़ित है, पीड़ित से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जो लोग क्लेम कर रहे हैं इस बिल्कुल देश को बिल्कुल दिशा देने की, जो क्लेम कर रहे हैं कि हम सरकार बढ़िया से चला सकते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आप क्यों खरे नहीं उतर रहे हैं उनके विश्वास पर। जो बिल्कुल विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर सरकार भी फेल हो रही है तो बिल्कुल। और ये होता दिखा ना प्रवीण, आप देखिए एमसीडी में कोई बात नहीं करता, एमसीडी में भी कर्मचारियों का वेतन लेट आना, 3-3 4-4 महीने हो गए एमसीडी कर्मचारियों के वेतन आने में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत सारी एमसीडी के स्कूल्स के बाहर मुझे ऐसी महिलाएं मिली जिनके पति, जिनके भाई एमसीडी के स्कूलों में टीचर हैं, वो रो रही थी, वो भावुक हो गई थी। तो रोजगार तो मुद्दा है, अगर ऐसा होता तो बिहार में जीतते जीतते कैसे हार जाते। हाँ, लेकिन बात यही है कि वो इतना बड़ा मुद्दा क्या, इतना बड़ा फैक्टर बन पाएगा कि कोई चुनावी जीत जाए, वो निर्भर करता है उस पर कि वो दूसरा विकल्प, दूसरी पार्टी। देखिए कुमकुम, जो आपने कहा मुद्दा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, खासकर भारत जैसे देश में जहां सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर मोहताज है, तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है बेरोजगारी, चुनाव, खासकर चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल। और यही वाकई मंथन का वक्त है, और इसीलिए कहा जाता है कि कोई मुद्दा, चुनावी मुद्दा, उस पे वोट तब पड़ पाता है जब वो लोगों की जेब पर प्रभावित करता है, लोगों को बड़े स्तर पर, लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो क्या ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? इसके दोनों फैक्टर्स आप देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी कई राज्यों में जीतती है, लेकिन उसका ये फैक्टर भी है कि लगातार इन 3 चुनावों बीजेपी केवल एक चुनाव जीती और वो गुजरात था। तो इस पर जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा मंथन, जैसा कि अनुपम जी ने कहा, उन विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए कि क्या वो ऐसा विकल्प बन पाएंगे कि एक बेरोजगार परिवार या बेरोजगार युवा उनको वोट दे दे कि ये नहीं तो ये तो पक्का मेरी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया प्रवीण। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी बहसों के लिए, ऐसी चर्चा के लिए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।